जो ज्वाइन करते जा रहा है, जय हनुमान जी कर दो। गुड मॉर्निंग। चलो भाई स्टार्ट कर रहे हैं। बड़ा ही लंबा वीकेंड था, 2 दिन का ऑफ हो गया आपका। इस सैटरडे आपका टेस्ट भी होगा, आप सबको पता है। उसमें कोर्स रहेगा अपना पीएनसी रहेगा और बायनोमियल थ्योरम रहेगा। पीएनसी जितना अपन थर्सडे तक कवर कर लेंगे उतना रहेगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं। तो हमने उस दिन लास्ट क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 22, जो कि था फाइंड द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर यूजिंग व्हिच आर डिविजिबल बाय 3। डिविजिबिलिटी बाय 3 का क्वेश्चन था वो, ठीक है। आगे देखते हैं प्रॉब्लम 23। फाइंड द नंबर ऑफ, ये डिजिट्स की प्रॉब्लम है, बॉक्स मेथड के ऊपर ही है अभी भी। फाइंड द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर divisible by 4 formed using 0 1 2 3 4 5, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 4 फॉर्म्ड यूजिंग 0 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसमें एक पार्ट ले लेते हैं रेपिटेशन अलाउड का, ठीक है, और दूसरा पार्ट ले लेते हैं रेपिटेशन अलाउड का। रेपिटेशन नॉट अलाउड और रेपिटेशन अलाउड, तो एक पार्ट है हमारा रेपिटेशन नॉट अलाउड और दूसरा पार्ट है रेपिटेशन अलाउड। तो फाइंड द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 4 फॉर्म्ड यूजिंग 0 1 2 3 4 5। अच्छा, डिविजिबिलिटी बाय 4 का रूल क्या होता है मैं बता रहा हूँ, आप सुनो सब लोग ध्यान से। डिविजिबिलिटी बाय 4 का रूल होता है कि लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। 3 का क्या होता है कि सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। 4 का ऐसा होता है, 5 का होता है कि लास्ट डिजिट 0 और 5 होना चाहिए। 6 का होता है 2 एंड 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 7 के लिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, ठीक है। 8 का होता है लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8। 9 के लिए क्या होता है, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9, और 10 के लिए लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए। 11 के लिए भी होता है। 11 के लिए होता है कि ऑल्टरनेट जो नंबर्स हैं उनका जो डिफरेंस, उनके सम का जो डिफरेंस होता है वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो वैसे ऐसे क्वेश्चन जैसे आते रहेंगे हम देखते रहेंगे। 4 के लिए क्या डिविजिबिलिटी का रूल है कि लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, रेपिटेशन नॉट अलाउड वाला कर रहा हूँ। अब मेरे पास जो नंबर्स हैं वो हैं 0 1 2 3 4 5। तो मेरे को एंड के डिजिट्स देखने पड़ेंगे। 5 डिजिट का नंबर बनाना है, एंड के डिजिट्स पे क्या आना चाहिए, नंबर आना चाहिए जो कि डिविजिबल बाय 4 हो, ठीक है। तो क्या क्या आ सकता है, 0 4 आ सकता है, डिविजिबल बाय 4 हो गया ना। 0 से स्टार्ट करो, 0 4 0 1 नहीं होगा, 0 2 नहीं होगा, 0 3 नहीं होगा, 0 4 नहीं होगा, 0 5 नहीं होगा। 0 0 हो नहीं सकता क्योंकि जो ये है रेपिटेशन अभी अलाउड नहीं है, हम रेपिटेशन नॉट अलाउड लेके चल रहे हैं। फिर 1 से स्टार्ट करोगे तो 1 2 आ जाएगा। ऑर्डर में चलने ताकि कोई मिस ना हो। 1 0 1 2 1 3 1 4 नहीं आएगा, 1 5 नहीं आएगा। 2 0 आ जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। 2 1 2 2 नहीं लेना है, 2 3 2 4 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। 2 5 ठीक है। देन 3 से 3 0 नहीं होगा, 3 1 3 2 3 2 आ जाएगा। 3 3 3 4 3 5, ठीक है। 4 0 3 ठीक है, 4 0 आएगा, ठीक है। 4 1 4 2 4 3 4 4 लेना नहीं है, 4 5 हो गया। 5 0 5 1 5 2
बस कितने हो गए? ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7 हो रहे हैं। ठीक है, 7 हमारे पास प्लेसेस हैं, लास्ट 7 वेज हैं, तो फिर लास्ट 2 बॉक्सेस। इससे क्या होगा, आपका नंबर डिविजिबल बाय क्या बनेगा? 4 बनेगा। ठीक है जी। अब लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4 करने हैं। अब देखो इसमें भी गड़बड़ है। देखो आप हमेशा ये ध्यान रखा करो, जैसे कुछ बच्चे आंसर भी कर रहे हैं, अब लास्ट 2 डिजिट में अगर 0 आ जाता है तो गड़बड़ होगी ना, आगे वाले बॉक्स पे कंस्ट्रेंट चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, लास्ट 2 डिजिट पे क्या आ सकता है? 0 4 आ सकता है, 2 0 आ सकता है, 4 0 आ सकता है। ये तीन जब आएंगे तो गड़बड़ होगी, क्योंकि इन तीनों में क्या है? 0 है। और हमारे पास नंबर कौन से हैं? 0 1 2 3 4 5। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि लास्ट 3 प्लेसेस में 0 आ रहा है, तो केस 1 हो गया ये। तो केस 1 इज लास्ट 3 प्लेसेस में मेरा 0 आ रहा है। तो अब मैंने एक 0 कंज्यूम कर लिया, मान लो एक 2 कंज्यूम कर लिया। ठीक है, बच्चे मेरे पास कितने हैं? 4 डिजिट्स। तो यहाँ पे कितने आ सकते हैं? 4 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। तो इन दिस केस व्हेन 0 इज इन दी लास्ट 2 बॉक्सेस, तो हमारे पास बनेगा 4 3 2 into 3। तो 4 9 से 36, 2 से 72। तो एक केस का आंसर हमारा आ जाएगा 72। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट वाले पे आ जाओ बेटा। नेक्स्ट वाले में क्या है कि भाई अब 0 नहीं आएगा। तो 0 नहीं आएगा, उसके कितने हैं? 1 2 3 4, 4 है। तो इसको फिलअप करने के हमारे पास 4 वेज हैं। ठीक है, अब क्योंकि अब जब आपने 2 नंबर कंज्यूम कर लिए, मान लो 2 और 4 आपने कंज्यूम कर लिया। ठीक है, तो अब आपका 2 और 4 कंज्यूम हो गया। तो कौन कौन बचा हुआ है बताओ? कौन कौन बचा हुआ है बेटा? 2 और 4 कंज्यूम हो गया, तो 0 1 3 5 बचा हुआ है। अब आपके समझ आ रहे हो क्या दिक्कत है? यहाँ इस वाले बॉक्स पे कंस्ट्रेंट आ रहा है, इसमें 3 ही नंबर आ पाएंगे, 0 नहीं आ पाएगा। फिर इसमें 3 आ पाएंगे क्योंकि 0 आ पाएगा 2। तो इसमें कितने वेज हो जाएंगे? 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 4। तो लकीली इन दोनों का नंबर ऑफ जो नंबर ऑफ वैल्यू है वो सेम आ गया लकीली, क्योंकि वो डिजिट्स वैसे हैं, बट ऐसे जरूरी नहीं है हर बार आए। तो अब हमारे दोनों केसेस को हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल केसेस हमारे पास कितने हो जाएंगे? टोटल वेज हमारे पास हो जाएंगे 72 प्लस 72 विच इज 144। तो ए पार्ट का आंसर हो जाएगा 144। आगे बात समझ में? अभी पार्ट पे आते हैं, रेपिटेशन अलाउड। अब जब रेपिटेशन अलाउड है तो आखिरी डिजिट में फिर रेपिटेशन अलाउड की केस में क्या होगा? अब 0 0 भी आ जाएगा ना, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय होने चाहिए। ठीक है, तो क्या बनेगा बेटा? माइक ऑन है किसी का? लास्ट 2 डिजिट पे क्या होगा? अब रेपिटेशन आ सकता है, तो क्या क्या बनेगा हमारे पास? 0 0 आ सकता है। ठीक है, रेपिटेशन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 0 0 आ सकता है, 0 4 आ सकता है। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं ना, ये तो हमने निकाले हुए हैं, ये वाले 7 तो निकाले हुए हैं ना, तो इन्हीं के साथ अपन रेपिटेशन वाले और ऐड कर देते हैं। तो ये 7 तो ये तो आ ही जाएंगे ना, रेपिटेशन वाले केस में भी आ ही जाएंगे। अब साथ में इसके और कौन से आ जाएंगे वो देख लेते हैं। एक तो 0 0 आ सकता है, 1 1 नहीं आ सकता, 2 2 नहीं आ सकता, 3 3 नहीं आ सकता, 4 4 आ जाएगा। तो दो केसेस आपके और जुड़ जाएंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे? अब 9 हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इसके आखिरी बॉक्स में कितने पुट कर दो? 9 पुट कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें तो, क्योंकि आपको आगे वाले रेपिटेशन अलाउड है ना। तो कोई भी 4 आए 2 आए हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। हमारे पास टोटल कितने थे? 0 1 2 3 4 5 था। तो इसमें क्या होगा? 0 नहीं आ सकता, तो यहाँ पे 5 आ सकते हैं, यहाँ पे 6 आ सकते हैं, यहाँ पे 6 आ सकते हैं। तो इसका आंसर कितना बन जाएगा? 5 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 9। तो ये बन जाएगा 5 इंटू 2 निकाल लेते हैं, 18 इंटू 9 है ना। तो 10 इंटू 1620। सो 1620 इज द आंसर। देखो भाई, सबको क्लियर हो गया? ऑल क्लियर करो जल्दी से, पेन बना दो, अगर कोई डाउट है तो बताओ मुझे। कहाँ चले गए सब लोग? हाँ भाई जल्दी जल्दी। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 23 हो गया हमारा।
टोटल नंबर ऑफ natural numbers between 100 and 1000 such that at least one of their digit is 7. Total number of natural numbers between 100 and 1000 such that at least one of their digit is 7. करोगे, ट्राई करो एक बार, बताओ क्या आंसर आएगा इसका. और फिर ध्यान रखना, उसने बोला हुआ है एटलीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट इज 7. या तो एक 7 हो सकते हैं, या 2 7 हो सकते हैं, 3 7 हो सकते हैं. करो एक बार, ट्राई करो, मैं बता रहा हूँ फिर. 1 मिनट ले लो. टू 52 इज द राइट आंसर. हाँ, ठीक है. देखो, अब 252 इसको करने का ज्यादा अच्छा तरीका क्या है ना, देखो आपने ऐसा क्वेश्चन एक पहले भी किया था हमने. उसमें क्या था कि हम एक प्लेस पे पहले 5 को बिठा रहे थे, फिर 2 पे 5 को बिठा रहे थे, फिर 3 पे 5 को बिठा रहे थे. तो इसी के साथ मैंने आपको बताया था कि एक रूल होता है बाइजेक्शन. बाइजेक्शन में हम क्या करते हैं, इसको बाइजेक्शन रूल बोलते हैं. हम क्या करते हैं कि रिवर्स चलते हैं. हम टोटल में से वो वाले केसेस माइनस कर देंगे जो हमें रिक्वायर्ड नहीं होंगे. ठीक है, तो टोटल 3 डिजिट नंबर देखना है आपको. अच्छा, जब हम बिटवीन 100 एंड 1000 बोलते हैं ना, तो उसमें 100 और 1000 काउंट नहीं होते हैं. एक असाइनमेंट में भी ऐसा प्रॉब्लम है, उसमें शायद काउंट करके आंसर दिया हुआ है. पैकेज में है शायद, हाँ 365 ऐसा कुछ आंसर दिया, उसका 364 आंसर आता है. तो आपको वो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब भी वो बोल रहे हैं ना बिटवीन 100 एंड 1000, तो 100 एंड 1000 आपको इंक्लूड नहीं करने हैं. ठीक है, तो अब क्या है, मेरे पास 3 डिजिट नंबर है. टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स between 100 and 1000 such that at least one of their digit is 7. तो मैंने क्या किया, मैंने 3 डिजिट के टोटल निकाल लिए पहले. तो टोटल निकाल रहा हूँ मैं, टोटल कितने बनेंगे हमारे पास. ठीक है, तो पहले प्लेस पे कौन आ सकता है, 9 आ सकता है. 9 क्या, 0 नहीं आ सकता, समझ रहे हो ना, 0 नहीं आ सकता, 9 आ सकते हैं. और यहाँ पे 10 आ सकते हैं, 10 आ सकते हैं क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है. तो 900 -1 करना पड़ेगा. -1 क्यों करना पड़ेगा, इसमें एक नंबर 100 भी है. तो टोटल आपके पास कितने आ जाएंगे, 899 आ जाएंगे. अब ऐसे भी सोच सकते हो कि 1000 माइनस 100 करोगे तो 900 + 1 करने पर दोनों इंक्लूड हो जाते हैं. तो 901 टर्म्स हो जाएंगे अगर आप 100 और 1000 दोनों को इंक्लूड करते हो. तो आप दोनों को अगर इंक्लूड नहीं करना चाहोगे तो -2 करोगे तो वो 899 आ जाएगा. ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें एक डिजिट 7 चाहिए. तो मैंने अब निकाल लेने टोटल 3 डिजिट नंबर विच डज नॉट कंटेन 7, which does not contain 7. टोटल 3 डिजिट नंबर विच डज नॉट कंटेन 7. ठीक है, 899 कैसे लिखा बताओ मुझे. देखो, अब आपने क्या करना है, आपके पास डिजिट क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डिजिट है. अब आपने ये 7G को हटा दिया क्योंकि आप चाहते हो ऐसे नंबर जिसमें 7 ना आए.
तो टोटल कितने बच गए? अब 9 बच गए। पहले पे 0 नहीं आ सकता तो 8 आ सकते, दूसरे पे 9 और 9 आ सकते हैं। इसमें एक नंबर हमारा 100 बनेगा, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। 8 इंटू 9 इंटू 9 माइनस 1 करना पड़ेगा बेटा, तो ये आ जाएगा 81 इंटू 8 माइनस 1, 648 माइनस 1, तो 647 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? सो टोटल हम रिक्वायर्ड वेज लिख लेते हैं इसको, रिक्वायर्ड नंबर्स। जो रिक्वायर्ड नंबर है हमारे वो कितना हो जाएंगे? 899 माइनस 647, सो 252 इज द आंसर। देखो भाई, समझ आ गया सबको? किसी को भी कंफ्यूजन है तो बताइए मुझे। हमने क्या किया? बाइजेक्शन से किया। बाइजेक्शन में क्या होता है? टोटल माइनस अनफेवरेबल केसेस कर देते हैं। बाइजेक्शन रूल इज बेसिकली टोटल माइनस अनफेवरेबल। बताओ भाई। ठीक है, प्रॉब्लम 25। जिसको अगर अभी नहीं समझ आ रहा है ना, कुछ बच्चे होंगे जिनको हो सकता है समझ ना आ रहा हो, वो मतलब लेक्चर्स को बार बार देखो, नोट्स को पढ़ो, क्योंकि ना ये थोड़ा सा ऑकवर्ड सही चैप्टर है, मतलब आउट ऑफ द वे जाके सोचना पड़ता है इसमें। ठीक है, तो थोड़ा उस पर बार बार देखोगे ना लेक्चर को, तो ही समझ आएगा। टाइम डिवोट करो बेटा, नहीं तो फिर इंप्रूव नहीं होगा मैथ्स आपका। -1 हमने इसलिए किया क्योंकि इसमें एक नंबर 100 है, और हमें 100 और 1000 के बीच के नंबर चाहिए। 100 भी नहीं चाहिए, 1000 भी नहीं चाहिए। 1000 तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि 1000 तो 4 डिजिट का नंबर है, तो 100 तो बन जाएगा इसमें, इसीलिए वो -1 हमने दोनों में से माइनस किया। नेक्स्ट देखो, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर्स that can be formed using the digits 2 2 3 3 5 5 so that odd digit occupy the even places. Find the total number of 9 digit numbers that can be formed using the digits 2 2 3 3 5 5 8 8 8 so that odd digit occupy the even places. आसान क्वेश्चन है, करो एक बार, ट्राई करो, आंसर बताओ। 0 से 100 के बीच में आएगा इसका आंसर, बताओ एक बार। नहीं, आपको ये डिजिट्स यूज करने हैं। जैसे 2 2 टाइम्स है बेटा, 3 2 टाइम्स है, तो ऐसा नहीं कर सकते 3 3 3 कर दिया। आपको 2 दो बार ही लिखना पड़ेगा, 3 भी दो बार ही लिखना पड़ेगा, 5 भी दो बार लिखना पड़ेगा, एंड सो ऑन। हाँ भी लिखो, सब लोग अपने आंसर लिख दो, फिर मैं बताऊंगा थोड़ी देर में कौन सा सही है। एक बच्चे का 60 आ गया, एक बच्चे का 45 आ गया। और देखो भाई,
एक बच्चे का 90 आ गया, ओके। वरुण का 90 है। और किसी कुछ आ रहा है? चलो देखो मैं बता रहा हूँ। Find the total number of 9-digit numbers that can be formed using the digit this so that odd digit occupy even places. 9 digit का नंबर बनाना है। कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया। हाँ, ये थोड़ा सा गलत है बेटा, ये 8 नहीं आएगा, ये तो गलत बन जाएगा ना क्वेश्चन। हाँ सुनो सुनो सब लोग, एक मिस्टेक हो गई थी, मैंने 8 ना 4 टाइम्स लिख दिया, जबकि 8 जो है वो 3 टाइम्स दिया हुआ था। तो अब हमारे को क्या करना है? 2 2 3 3 5 5 8 8 8, ये हमारे पास 9 डिजिट है। इन्हीं 9 डिजिट्स को यूज करना है। सुनो भाई, थोड़ी सी गलती हो गई थी, इधर ध्यान दो। हमारे पास 9 ही डिजिट है, इन्हीं 9 डिजिट्स को आपको यूज करना है। ठीक है, तो हमारे पास 9 डिजिट्स हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 डिजिट्स है हमारे पास। अब उसने क्या बोला हुआ है? ऑड डिजिट, सो दैट ऑड डिजिट ऑक्यूपाई इवन प्लेस। इवन प्लेस कौन कौन सी है? ये सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ और एट्थ, 4 इवन प्लेसेस हैं। और कितने ऑड नंबर हैं? 4 ही ऑड नंबर हैं, 3 3 5 5। ठीक है, तो इन 4 इवन प्लेसेस पे मेरे को ऑड नंबर चाहिए। बाकी पर क्या चाहिए? बाकी पे तो ऑब्वियस सी बात है, जो अब ऑड वाले होंगे उस पर इवन ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, क्योंकि ऐसे ही। तो इस टाइप के नंबर चाहिए आपको, जैसे एक ही एग्जाम्पल हो गया। हाँ, प्रिंस ने जैसे 380 लिए थे, ओके, तभी उसका आंसर सही है। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा कि 22888 है ना हमारे पास। अब ये जो 22888 है, ये अपनी पोजीशंस पे स्वैप हो सकते हैं। स्वैप हो सकते हैं कहने का मतलब है कि भाई इस 2 की जगह पे 8 आ सकता है। ऐसा हो सकता है ना, यहाँ 8 आ जाए, यहाँ 2 आ जाए, ऐसा और भी हो सकता है। तो ये अपनी जगह पे अरेंज हो सकते हैं। तो 5 चीजें हैं जिसमें से 2 आइडेंटिकल हैं, 3 आइडेंटिकल हैं, तो इनको अरेंज करने के वेज कितने हो जाएंगे? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इनटू बाकी जो 4 चीजें हैं उनको कितने वे से अरेंज कर सकते हो? 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 6, हमारे पास आ जाएगा 60 वेज। समझ गए? ऑल क्लियर करो भाई, किसी को कुछ भी डाउट है बताओ मुझे। और प्लीज रिपीट। देखो इस क्वेश्चन में ऐसा बोला था कि हमारे पास 9 डिजिट्स हैं और 9 डिजिट का ही नंबर बनाने हैं। ठीक है, तो डिजिट कौन कौन से यूज करने हैं? कुछ रेपिटेशन नहीं है, जो 9 है ये 9 के 9 ही यूज करने हैं। अब जो ऑड, जो इवन प्लेस है उस पर ऑड आ जाएगा, जो इवन प्लेस है उस पर ऑड नंबर आना चाहिए। ऑड डिजिट शुड ऑक्यूपाई इवन प्लेस, इसका क्या मतलब है? ऑड डिजिट नंबर जो है वो इवन प्लेस पे आना चाहिए। ठीक है, तो ऑड डिजिट आपका इवन प्लेस पे आना चाहिए, इसका क्या मतलब है? 3, इस पर 3 आ सकता है, इस पे 3 आ सकता है, इस पे 5 आ सकता है, इस पे 5 आ सकता है, क्योंकि ये सेकंड प्लेस है, इवन प्लेस है ना, ये फोर्थ प्लेस है, ये सिक्स्थ प्लेस है, ये एट्थ प्लेस है। अभी आपस में स्वैप हो सकते हैं, तो 3 3 5 5, 3 3 5 5 कितने वे से अरेंज हो सकते हैं? ये ऐसा भी हो सकता है ना, 3 5 5 3, इसका क्या मतलब है? पहले वाले पे 3 आया, फिर बीच में 5 आया, फिर 5 आया, फिर 3 आया। तो इनकी कितने अरेंजमेंट होंगे? ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 ये एक जैसे हैं, 2 एक जैसे हैं। बाकी 5 में से 3 एक जैसे हैं, तो 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये बन गया 10 इंटू 6 60। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 26। ये भी अच्छा प्रॉब्लम है, जेई में हुआ है, देखो करना। देयर आर 6 periods of 12th non-medical in each working day at school। ठीक है, मतलब एक क्लास है कोई हमारे पास, मान लो 12th नॉन मेडिकल है, 11th नॉन मेडिकल मान लो, कोई दिक्कत नहीं होता है। 6 पीरियड है उसके। ठीक है, ईच वर्किंग डे में उसके कितने पीरियड हैं? 6 पीरियड्स हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज
in which 5 subjects can be arranged if each subject is allotted at least one period and no period remains vacant. करो भाई इस क्वेश्चन को। आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। आंसर अपना चैट बॉक्स में लिख देना है, फिर मैं थोड़ी देर के बाद आंसर बताऊंगा क्या करेक्ट है। वैल्यू निकाल के लिखना है उसको ना, फैक्टोरियल में नहीं लिखना है। फैक्टोरियल में नहीं लिखना है, सिंपलीफाई करके लिखना है, क्योंकि वो सिंपल से आंसर है। अमरेंद्र, ये भक्ति बाद में कर लियो, पहले क्वेश्चन कर ले। एक बच्चे का है 600, एक का है 1800, एक का है 600 अगेन। ठीक है, नमन आप बताओ आपने कैसे किया? माइक ऑन करके बोलो। 1800 दोबारा बोलो बेटा। नमन सर 6 सब्जेक्ट थे तो हमने 6 को 6 में कर दिया, मतलब 6 वेज में कर दिया डिवाइड। अच्छा ठीक है, 6 केस कौन से बनाए? तो 6 में तो हम 2 से कर देंगे डिवाइड, तो 5 C5 हो जाएगा, तो इनटू डिवाइड 2, तो 1 into 5 into 6 by 2, मतलब वो 6 पैराबोलिक, तो 36 से 100 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1800। अच्छा चलो कोई नहीं। और किसका है 1800? अभी देखो, अभी देखना जो। अभी तनवर तुम बताओ बेटा, तुमने क्या किया है? सर हमने एटलीस्ट 1 लिखा है इसमें, तो सबसे ज्यादा मतलब पहले में 1 कर दिया, तो 5 4 3 2 1, तो फर्स्ट में 120, फिर लास्ट में 2, फिर 240, फिर 360, फिर 480, फिर 600, इनको ऐड कर दिया। कैसे, दोबारा बोलिए बेटा। जैसे इसमें लिखा है कि एटलीस्ट 1, तो एटलीस्ट पहले 1 गिर दिया, तो 5 into 4 into 3 into 2 into 1 into 1, तो ये आ गया 120। फिर अच्छा फिर लास्ट में 2 गिर दिया, तो 5 into 4 into 3 into 2 into 1 into 2, ये आ गया 240। फिर अगर 3 गिरेंगे तो 360 आएगा, 4 गिरेंगे तो 480, और 5 गिरेंगे तो 600। तो 600 होगा ना, तो आंसर तो 1800 लिखा हुआ है तूने। नहीं सर, फिर 600 प्लस 480 प्लस 360 प्लस 240 प्लस 120 इज इक्वल टू 1800।
अच्छा चलो कोई नहीं, मेरे को मतलब ये थोड़ा सा सही नहीं लगा। विधि तुमने क्या किया बताओ? विधि माइक नहीं है तुम्हारे पास? चलो देखो मैं बता रहा हूँ, सुनो फिर। मैंने मैंने मार्केट को हिंदी एक ज्यादा हो रहा है, तो सर पहले में 6 सब्जेक्ट आ सकते हैं, सेकंड में 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, उसके बाद वो लिखती तो इसे डिवाइड करती हूँ कि एक जो डबल ऐसे करके जो है 5 सब्जेक्ट के डबल वाला केस है टाइप करती हूँ और फिर 300 ओके ठीक है विधि, माइक बंद करो अपना। अब देखो मेरा तरीका देखो, फिर आप बताना कि आपने ऐसे सोचा कि किसी और तरीके से सोचा, क्योंकि बच्चों की वॉइस नहीं आ रही मेरे पास क्लियर थोड़ी सी ना, तो मुझे थोड़ा समझ नहीं आया क्या कह रहे हैं आप लोग। चलो देखो, आप देखो सिंपल सी लॉजिक है। अभी सुनो मेरी बात सुनो, मेरे पास क्या है ना 6 पीरियड हैं, तो मैंने ऐसे 6 पीरियड्स बना दिए, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, मान लेते हैं हमारे 6 सब्जेक्ट्स हैं ABCDE, 5 सब्जेक्ट हैं सॉरी, ABCDE हमारे 5 सब्जेक्ट है ना, 5 सब्जेक्ट है। तो उसने ऐसा बोला कि भाई इन 6 पीरियड में 5 सब्जेक्ट्स को डाल दो कि हर किसी का कम से कम एक पीरियड तो आए, मतलब ABCDE को आपको एक पीरियड तो देना ही देना है, ABCD को एक पीरियड देना ही देना है। ठीक है, और क्या होना चाहिए, एक पीरियड रिपीट करेगा, ऐसा सोच सकते हैं। अब देखना मैं आंसर अभी मैं तरीका बता रहा हूँ, आप बताना कि इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है कि नहीं लग रही है। तो मैंने क्या किया, मैंने 6 में से 5 को सिलेक्ट कर लिया, 6 में से 5 प्लेस को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ऐसा आपको बता रखा है कि n डिस्टिंक्ट चीज़ों में से 8 डिस्टिंक्ट चीज़ों को सिलेक्ट करना है, उसको बोलते हैं NCR। तो 6 में से मैंने 5 चीज़ों को सिलेक्ट कर लिया, तो 5 चीज़ें कौन सी सिलेक्ट हो सकती हैं, मान लो ये हो गया 1 2 3 4 5, ये 5 सिलेक्ट हो गए। इन सब पे मैंने ABCD को बिठा दिया, ABCD मतलब एक एक सब्जेक्ट को एक बार बिठा दिया। तो इनको मैंने अरेंज कर दिया 5 फैक्टोरियल वे से, ये सब अरेंज भी हो सकते हैं, अब आपने बैठा तो दिया 5 फैक्टोरियल वे से अरेंज हो जाएंगे। तो जो आप कर भी रहे हो, बहुत सारे बच्चे ये कर रहे हैं ना, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे करके कर रहे हैं। ठीक है, अब एक डब्बा खाली बचेगा, अब वो एक डब्बा जो खाली बचेगा वो कहीं पे भी आ सकता है, वो बीच में भी आ सकता है, वो साइड में भी आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है। ठीक है, तो उस डब्बे को फिलअप करने के मेरे पास कितने वेज हैं, उस डब्बे को फिलअप करने के 5 वेज हैं। ठीक है, बट ये मेरे को ना करेक्ट आंसर नहीं देगा, इसमें एक गड़बड़ हो रही है। तो इसका आंसर देखो कितना आ रहा है, तो मैं चाह रहा था कि कुछ बच्चे शायद इससे करें, बट ऐसे किसी ने किया ही नहीं होगा। ये आ रहा है 6 फैक्टोरियल इंटू 5, क्योंकि आपने भी कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा हुआ ना, तो आप इस डायरेक्शन से सोच नहीं रहे शायद। तो ये बनेगा 720 इंटू 5 3600 बनेगा ये करेक्ट आंसर नहीं है। इस पे क्या हो रहा है ना, जब आप इस तरीके से कर रहे हो आपके केसेस डबल हो रहे हैं, आपने 2 बार काउंटिंग कर ले रहे हो, एक पर्टिकुलर पैटर्न की 2 बार काउंटिंग हो जा रही है, तो इसीलिए ये करेक्ट आंसर नहीं है। ये आपको ना विद टाइम समझ आएगा कि मैंने भाई केसेस जो किए हैं वो ज्यादा गिन लिए हैं। अब वो कैसे मैं बताता हूँ, समझने की कोशिश करना, समझ आता है वेल एंड गुड, नहीं तो दूसरा तरीका तो बहुत ईजी है ही, तो मैं पहले आपको मुश्किल तरीका ही बता रहा हूँ। अब देखना केसेस कैसे रिपीट हो रहे हैं, ये चीज समझना। ठीक है, जब मैं 65 कर रहा हूँ, इसका क्या मतलब होता है, 6 डिस्टिंक्ट प्लेसेस में से मैं 5 कोई डिस्टिंक्ट प्लेसेस को उठाऊंगा, तो वो 5 प्लेसेस मान लो मेरी ये उठ गई, ABC पहली 5 मान लेते हैं। ठीक है, ये उठ गई, और आखिरी डब्बे में ये 65 से हो गया, अब ये अरेंज भी हो जाएंगे ABCDE करके। ठीक है, ABCDE करके फिर ये अरेंज भी हो जाएंगे, ये ऐसा हो सकता है ACBD हो जाए, EABCD हो जाए, ऐसे करके अरेंज होंगे, तो इसलिए हमने 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया। अब जो लास्ट डब्बा है उसमें क्या आएगा, उसमें A भी आ सकता है, B भी आ सकता है, C भी आ सकता है, D भी आ सकता है और E भी आ सकता है, इसीलिए हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, 5 से मल्टीप्लाई किया था। मान लो आपने यहाँ पे A गिर दिया इसमें। ठीक है, तो अब ये आपका एक पैटर्न हो गया ABCD मतलब पहला पीरियड A का लगा, BCDE का लगा, फिर लास्ट पीरियड फिर A का लग गया। अब ये रिपीट क्यों हो रहा है ये मैं बता रहा हूँ। अब मान लो आपके ये 65 में से 5 डब्बे ये वाले सिलेक्ट हुए होते हैं, पीछे वाले क्या सिलेक्ट हो गए होते हैं, आपके पीछे वाले 5 डब्बे सिलेक्ट हो गए होते हैं। ठीक है, अब आपने उसमें क्या किया, ABCD को बैठा दिया, अब उसको आप अरेंज कर सकते हो, आप अरेंज कर रहे हो 5 फैक्टोरियल वे से, तो उन 5 फैक्टोरियल वेज में से एक अरेंजमेंट ये हो गया BCDEA।
हो गया ना एक अरेंजमेंट, बी सी डी एक अरेंजमेंट तो है ही उसमें, क्योंकि अरेंज कर रहे हो। अब जब आप यहाँ पे ए बैठा दोगे तो ये दोबारा से काउंट हो जाएगा, क्योंकि ये तो पहले काउंट कर लिया आपने। आपने जब पहले 5 डब्बे सिलेक्ट किए थे तब भी तो ये काउंट हो गया था, अब आखिरी के 5 सिलेक्ट करोगे तब भी ये काउंट हो जाएगा। तो क्या होगा, वो रेपिटेशन आएगा, मतलब एक जो अरेंजमेंट है वो 2 बार काउंट होने लग जाएगा। इसीलिए इसका आंसर तभी आएगा जब आप 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो वो आंसर 1800 आएगा। बट फिर क्वेश्चन ये आ जाता है कि सर ये मुझे कैसे पता चलेगा 2 ही बार रिपीट हो रहा है, 3 बार नहीं हो रहा है, 4 बार नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि इस केस में 2 ही बार इसलिए होगा क्योंकि आप 5 डब्बे तो पहले ही सिलेक्ट कर ले रहे हो ना, तो एक डब्बे की तो ऑप्शन बच रही है। जब आपने 5 सिलेक्ट कर लिए तो 5 तो फिल कर दिए, तो वो तो यूनिक वे से फिल होगा, बी सी डी ई होगा या ए बी सी डी ई होगा, फिर एक डब्बे के कारण वो रेपिटेशन बन जा रहा है, इसलिए बाय 2 होगा। बट ये तरीका इस पर्टिकुलर केस में थोड़ा सा अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें आपको ना अब विद टाइम ही आपको समझ आएगा कि यार ये तो रिपीट हो रहा है, और ये कई बार गैस करना मुश्किल हो जाता है। तो जो अच्छा तरीका है वो अब मैं बता रहा हूँ। हाँ देखो, ये सोचना अभी जैसे काफी बच्चों ने ये सोच लिया होगा, बट वो ये कि वो 2 उनको 2 सोचने में मुश्किल होगी। अगर आपने 2 पहली बारी में सोच लिया था, वेल एंड गुड, बट मतलब 2 मतलब मेरे को नहीं लगता आप पहली बारी में सोच पाओगे, तो थोड़ा टाइम लगता है इन सबको सोचने में ना। अब देखो जो इजी वे है, मतलब मैं क्या चाहता था, आपने हो सकता है इस तरीके से किया हो, ये थोड़ा ज्यादा इजी वे है जो मैं अभी बताने वाला हूँ, और मैं चाहता था आप इसी तरीके से करो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 मेरे पास है। तो मैंने क्या किया, अब एक केस मेरा बनेगा जब 5 तो पीरियड मैंने ABCD को दे दिए और एक पीरियड मेरे पास A का आ गया। एक केस बनेगा जब ये B का आ जाएगा, एक केस बनेगा C का आएगा, एक केस बनेगा D का आएगा, एक केस बनेगा E का आएगा। ये बात समझ में क्या कह रहा हूँ भाई, यही तो 5 केस बनेंगे। एक केस क्या बनेगा भाई, 5 पीरियड दे दिए, एक पीरियड A का आ जाए, दूसरा केस बनेगा B का, तीसरा केस बनेगा C का, थर्ड D का, फोर्थ E का, ठीक है। अब ये कितने वे से अरेंज हो जाएगा, ये अरेंज हो जाएगा 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल वे से। ये कितने वे से अरेंज हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल वे से। होगा अरेंज की नहीं होगा बताओ, होगा ना 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल वे से, नहीं सॉरी 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल वे से। ये टोटल कितने हैं हमारे पास, ये टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो टोटल अरेंज हो जाएगा 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल से। इंटू 5 क्यों किया, इंटू 5 इसलिए किया क्योंकि एक केस बनेगा A का, एक केस बनेगा B का, एक केस बनेगा C का, एक केस बनेगा D का, एक केस बनेगा E का, ठीक है। तो हाँ विधि जैसे, विधि ने शायद ऐसे सोचा है, तो ये वाला आपके पास क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इज 360 इंटू 5, तो ये 1800 आंसर आएगा। सो ये बहुत अच्छा तरीका है इसको सोचने का। अब किसी को नहीं समझ आया तो बताओ, कुछ भी नहीं समझ आया दोनों में से तो बताओ, मैं एक बार रिपीट और कर दूंगा। सेकंड वाले में समझ दो। सेकंड वाले में हमने क्या किया बेटा, हमने मान लिया कि भाई 5 सब्जेक्ट तो हमें देने ही देने 6 पीरियड में, तो उन सबको बैठा लिया ABCD करके। अब जो आखिरी पीरियड है उसके पास क्या ऑप्शन है, या तो A के पास जाएगा, या B के पास जाएगा, या C के पास जाएगा, या D के पास जाएगा, या वो E के पास जाएगा। तो ये 5 ही ऑप्शन है उसके पास, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितने वेज हो गए, 6 वेज हो गए, मतलब 6 पीरियड्स हो गए, उनमें से एक रिपीट कर रहा है। तो क्या केसेस बनेंगे, 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 5, ठीक है। तो 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 5, क्योंकि ये अरेंज हो जाएंगे 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल से 5 केसेस हैं। अच्छा ऊपर वाले में क्या था, ऊपर वाले में मैंने ये बताया था कि 6 में से हमारे को 5 डब्बे पहले सिलेक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि उन पे हम क्या करेंगे ABCDE को बैठाएंगे। तो 6 में से 5 को सिलेक्ट करने कितने वेज हो गए, 6C5, ठीक है। अब वो 6 में से 5 सिलेक्ट हो गए, मान लो वो पीछे वाले 5 हो गए या आगे वाले बीच वाले कुछ भी 5 सिलेक्ट हो गए, तो 6C5 इंटू 5 फैक्टोरियल से आपने ABCD को करके अरेंज कर दिया। अब एक डब्बा बचेगा, उसमें क्या आएगा, A आएगा। बट जब आप 6C5 इंटू 5 फैक्टोरियल कर रहे हो, क्योंकि इसमें डब्बों की लोकेशन फिक्स नहीं हो रही ना, ये तो चेंज होते जा रही है, तो उसमें क्या हो रहा है, जब A को जैसे मान लो मैंने बोला ABCDE और A, ऐसे BCDE और फर्स्ट में आ जाए, तो ये केस रिपीट हो जा रहा है। तो एक जो केस है वो 2 बार आ रहा है, इसीलिए उसमें बाय 2 करना पड़ेगा। देखो भाई अभी भी किसी को डाउट है तो बताओ। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैलिंड्रोम के ऊपर।
सुनो भाई ध्यान से, PALINDROME, ठीक है। सो अ पैलिंड्रोम इज अ वर्ड phrase palindrome is a word comma phrase comma number or other sequence which reads the same backwards or forwards। ठीक है, तो पैलिंड्रोम ना एक वर्ड को बोलते हैं, नंबर भी हो सकता है या फ्रेज भी हो सकता है, जो आगे से पढ़ने पर या पीछे से पढ़ने पर सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने बोला रेस कार, ठीक है, आप इस डायरेक्शन से पढ़ोगे रेस कार है, आप इस डायरेक्शन से पढ़ के देखो RACE, उल्टी डायरेक्शन से मतलब राइट से लेफ्ट जाओगे तो RACECAR, ठीक है। जैसे नितिन भी ऐसे वर्ड है, ये भी पैलिंड्रोम है। कैसे, आप आगे से पढ़ोगे NITIN और यहाँ से पढ़ोगे NITIN, ठीक है, ये भी पैलिंड्रोम है। और पैलिंड्रोम बहुत सारे बना सकते हो, जैसे आपने बना लिया 1 2 3 3 2 1, ये भी एक पैलिंड्रोम है। जैसा वो फॉरवर्ड से रीड करते हैं वैसे वो बैकवर्ड से रीड करके रीड करने में आता है, मतलब सेम ही रहता है, आप चाहे फॉरवर्ड से रीड करो चाहे बैकवर्ड से रीड करो। हाँ, तो नमन ऐसे बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हो, तो इनको हम क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोम बोलते हैं। सबको समझ आ गया ये कि पैलिंड्रोम की क्या डेफिनेशन है? हाँ, अब तुम NAMAN से बना दो सारे, NAYAN बनाने लगे, चलो ठीक है ठीक है, मतलब अब समझ आ गया सबको कि पैलिंड्रोम क्या होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में पैलिंड्रोम बनाना है तो देखते हैं। तो अब इसके दो पार्ट हैं, ये करो खुद से। हाँ हाँ ठीक है, सबको समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। सो फाइंड द नंबर ऑफ 7 letter palindromes which can be formed using the letter from the English alphabet। Find the number of 7 letter palindromes which can be formed using the letter from the English alphabet। इसका मतलब है हमें ना ABCD को यूज करना है। ABCD से on to Z तक 26 अल्फाबेट्स होते हैं, तो 26 अल्फाबेट्स को यूज करके हमें 7 लेटर का पैलिंड्रोम बनाना है। मतलब मेरे पास अब 7, ये तो A पार्ट है इसका, ऐसे इसमें थोड़ा सा स्पेस छोड़ देता हूँ, B पार्ट भी लिख देता हूँ। तो मेरे को 7 1 2 3 4 5 6 7 अल्फाबेट्स का एक लेटर बनाना है या वर्ड बनाना है जो पैलिंड्रोम हो। उसका मीनिंग लिखने नहीं निकले वो कोई जरूरी नहीं है, जैसे ऐसा रेस कार जरूरी नहीं है, हमें तो बस ये देख लेना है कि वो पैलिंड्रोम बनना चाहिए, चाहे उसका मीनिंग हो चाहे ना हो। ठीक है, ऐसे एक और क्वेश्चन है, नंबर ऑफ, आप करना स्टार्ट कर दो इसको रफ कॉपी में, जिसका भी आंसर आ रहा है चैट बॉक्स में लिखो, मैं बता रहा हूँ। नंबर ऑफ पैलिंड्रोम्स फॉर्म्ड बाय 5 A's and 6 B's taken all at a time। एक बार अभी मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, अभी सब लोग एक बार कर लो, फिर उसके बाद देखते हैं, फिर मैं आंसर बताऊंगा। पहले सब लोग अपने अपने आंसर दे दो, ए पार्ट और बी पार्ट पे, सब लोग अटेम्प्ट करो।
पैलिंड्रोम में बेटा लेटर रिपीट कर सकता है, जैसे आप अगर ये वाला लेटर बनाओगे, ये भी तो पैलिंड्रोम है ना, तो यहाँ पे रेपिटेशन अलाउड है, जैसे इसमें भी है, जैसे ये ए बना दिया मैंने, ये भी पैलिंड्रोम है। जैसे आप इसको फ्रंट से रीड करोगे चाहे बैक से रीड करोगे सेम ही तो है। अब निकालो, कुछ बच्चे सही निकालने वाले हैं मेरे को लग रहा है। ट्वेंटी सिक्स रेस टू द पावर 4, हाँ बहुत बढ़िया। अब ए पार्ट का आंसर होगा 26 रेस टू द पावर 4। कैसे? सॉरी, अब आपने क्या करना है, जैसे देखो एक साइड को फिलअप करो, दूसरी साइड तो ऑटोमेटिकली उसकी रिपीट करनी है ना हमें। तो जैसे मान लो यहाँ पे आप 26 अल्फाबेट भर सकते हो, ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। मान लो यहाँ पे डी आ गया, तो इसको फिलअप करने का एक ही वे है, डी। किसी एक साइड को लेके चलोगे ना, तो एक साइड को अगर आप 26 वे से भर रहे हो, तो दूसरी साइड को आप कितने तरीके से भर पाओगे? 1 वे से भर पाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई जो डी आएगा वहां पे डी रखना पड़ेगा, तभी तो पैलिंड्रोम बनेगा। ठीक है जी। इसको फिलअप करने कितने वेज हैं? 26 वेज। अब मान लो इसमें ए आ गया, तो इधर भी क्या आएगा? ए ही आएगा, तो इसको फिलअप करने का 1 ही वे है। इसको फिलअप करने के 26 वेज हैं, इसको फिलअप करने का 1 ही वे है। इसको फिलअप करने का 26 वे है, बीच वाले भी तो कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। तो ओवरऑल वेज कितने हो जाएंगे? साइमल्टेनियसली फिलअप करना है तो मल्टीप्लाई होगा 26 रेज़ टू द पावर 4। तो ए पार्ट का आंसर आएगा 26 रेज़ टू द पावर 4। बी पार्ट का बताओ भाई अब। नहीं तनिषा, जो बी पार्ट है उसमें तो ए और बी तो है, और कुछ है नहीं ना आपके पास। आप 13 इंटू 12 इंटू 11 क्यों कर रहे हो? ए और बी तो है बस। सिक्सटीन सही नहीं है बेटा। नहीं, विधि सही नहीं है। अब देखो इसमें क्या है, इसका क्या मतलब है, आप हो सकता है आपको इसका मतलब ही क्लियर ना हो। आपको ना 11 डिजिट का नंबर बनाना है, 11 मतलब 11 अल्फाबेट का नंबर बनाना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो 5 इसके लेफ्ट हैंड साइड में, 5 राइट हैंड साइड में। आपको 5 और 6 भी कोई कंज्यूम करना है। अब ऐसा नहीं है कि इसमें सी डी आ जाएगा, तो 5 ए और 6 बीज हैं, इन्हीं को यूज करके ये 11 डिजिट का नंबर बनाना है। बट कंस्ट्रेंट क्या है इसमें, क्या होना चाहिए? ये पैलिंड्रोम बनना चाहिए। अब करो। अभी तक कोई आंसर सही नहीं आया है, जिसने भी लिखा अभी तक किसी का भी सही नहीं है। आदित्य 11th है। हाँ आप बताओ बेटा। 10 इज द राइट आंसर। आदित्य तुम बताओ कैसे किया तुमने? 10 लिखा है तुमने। सर इसमें मिडिल टर्म तो 10 फिक्स होगी और आगे की 5 टर्म्स मिडिल टर्म क्या होगी? मिडिल टर्म क्या होगी? फिक्स होगी ए, क्यों ए क्यों फिक्स होगी? क्योंकि सर अगर हमें पैलिंड्रोम बनाना है तो आगे और पीछे की डिजिट्स वो लेटर सेम रखने होंगे, तो इवन नंबर चाहिएगा।
अच्छा ठीक है, बी रख देंगे बीच में, यहाँ पे बी रख दिया तो क्या गड़बड़ होगी? तो सर ये पैरेंड्रोम नहीं बन पाएगा ना फिर। ठीक है चलो, अब ये आदित्य ने बोला सर यहाँ तो ए आएगा, ठीक है। अब इसके बाद अब इसके बाद किसी एक साइड की 5 डिजिट में से हमको ए और बी फिल करना है, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कर दिया। क्यों? क्योंकि 5 डिजिट हैं जिसमें से ए 2 बार आएगा और बी 3 बार आएगा। बहुत बढ़िया। देखो अब इसने एकदम सही बताया। देखो सुनो, सबसे पहली बात तो है जब पैलिंड्रोम है, जैसे आप इसको थोड़ा सा सिंपल प्रॉब्लम बनाते हैं, मान लो 3 ए और 4 बी हैं, ठीक है। तो जब आप पैलिंड्रोम बनाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप बी नहीं घेर सकते, बीच वाले में बी क्यों नहीं घेर सकते? फिर आपके पास 3 बी बच जाएंगे और 3 ए बच जाएंगे। तो इधर मान लो ए रखा, इधर ए रखा, इधर ए रखोगे तो पैलिंड्रोम बन ही नहीं पाएगा भाई। आपके 2 साइड है ना, और दोनों साइड में आपको क्या करना पड़ेगा? सेम वे से रखना पड़ेगा इसको। समझ गए आप लोग? ठीक है, तो इससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि भाई जो ऑड डिजिट्स हो, जो ऑड अल्फाबेट है वही बीच में आएगा, तो एक ए आपका बीच में आएगा ही आएगा। अब आपके पास बचे 4 ए और 6 बी, 10 डिजिट बच गए, 10 अल्फाबेट बच गए। तो आपको 2 ए इधर रखने और 3 बी इधर रखने पड़ेंगे। ऐसे इधर भी रखोगे तभी तो पैलिंड्रोम बनेगा। बात समझ आई? 2 ए 3 बी एक तरफ और 2 ए और 3 बी एक तरफ, क्योंकि आपको पैलिंड्रोम बनाना है। अब ये तो यहाँ पे मान लो ये हमारी इस साइड को हम शफल कर सकते हैं, बट ये साइड हमारी फिक्स रहेगी, क्योंकि जो राइट हैंड साइड में आएगा वही लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। तो इसको अरेंज किया जा सकता है, क्योंकि और तो नंबर और अल्फाबेट आप बीच में इंसर्ट कर ही नहीं सकते। इसको अरेंज करने कितने वेज हैं? 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। तो कितने वेज है हमारे पास? 10 वेज है। तो इसको अरेंज करने के हमारे पास 10 वेज है, ठीक है। ये तो ऑलरेडी एक ही तरीके से, ए तो यहाँ पे एक तरीके से हमने बिठा दिया, और कोई दिक्कत नहीं है। इसको जो भी इधर अरेंजमेंट आएगा वही अरेंजमेंट हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो ये तो 1 वे से फिल होगा, जो आपका राइट हैंड साइड में आएगा वही लेफ्ट हैंड साइड में रखना होगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 10 × 1 × 1, सो 10 इज द आंसर। देख लो भाई, अभी किसी को कुछ नहीं समझ आया तो बताओ, मैं रिपीट करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पे आ रहे हैं। क्लियर हो गया होगा सबको? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 28। अब कुछ मैं आपको ना एनसीईआरटी के प्रॉब्लम बता रहा हूँ, बड़े सिंपल सिंपल से। सुनना आप ध्यान से, ठीक है? हाँ, क्लियर हो गया सबको? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को भी? ठीक है, चलो अभी इधर ध्यान दो। अब आते हैं प्रॉब्लम 28 पे। प्रॉब्लम 28 है मेरे पास। फाइंड नंबर ऑफ वेज सबको आवाज और स्क्रीन दिख रही है क्या? आवाज और स्क्रीन अच्छे से आ रही है तो यस लिखो। बी पार्ट में मैंने ये बताया था बेटा कि हमें पैलिंड्रोम बनाना था 11 अल्फाबेट से, जिसमें 5 तो ए हैं और 6 बी हैं, ठीक है। अब पैलिंड्रोम में क्या होता है, जो राइट हैंड साइड होती है वही हमारी लेफ्ट हैंड साइड होती है। तो हमें इसीलिए जो ऑड अल्फाबेट है उसको बीच में रखना पड़ेगा, तो हमने ए को बीच में रख लिया। अब राइट हैंड में कितने आएंगे अपने पास? 10 बचेंगे। टोटल 10 बचे, तो राइट हैंड में कितने आएंगे? 5, और लेफ्ट हैंड में भी कितने आएंगे? 5। उसमें क्योंकि आपको सेम चाहिए होता है, तो 2 बी इधर आएंगे, 3 बी इधर आएंगे, 2 ए इधर आएंगे, मतलब 3 बी और 2 ए इधर आएंगे। सिमिलरली 3 बी और 2 ए इस तरफ आएंगे, ठीक है। अब 3 बी और 2 ए को अरेंज किया जा सकता है कितने वे से? 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, मतलब 10 वे से।
तो जो भी आपका एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होगा, जैसे मान लो यही अरेंजमेंट है, तो इसको तो इधर इधर सेम ही बनाओगे तभी तो पैलिंड्रोम बनेगा। अब मान लो आपने इस तरफ बनाया बी बी ए बी, ये बना दिया, तो इधर भी क्या लिखोगे, बी बी ए बी लिखोगे। तो एक ही इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में तो एक ही तरीके से फिलअप होगा वो, जो भी आपका राइट हैंड साइड में होगा, इसीलिए 10x1 होगा। चलो दोबारा से आते हैं, आगे बढ़ते हैं। फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच एक सिंपल क्वेश्चन देख रहा हूँ इससे पहले ना, एक मिनट। चलो देखो, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5, चलो मैं पहले इससे पहले ना एग्जांपल बताता हूँ। तो एग्जांपल ले लेते हैं हमारे पास ना, अब इसके एक्चुअली दो मेथड हैं, इनको हम बोलते हैं स्ट्रिंग मेथड और गैप मेथड। तो उसके मैं आपको एग्जांपल्स बता देता हूँ, तो वो एग्जांपल के बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, नहीं तो फिर मेरे को क्वेश्चन में ही समझाना पड़ेगा। अच्छा, स्ट्रिंग मेथड क्या होता है? जैसे बॉक्स मेथड है ना, बॉक्स मेथड हमने डिजिट्स के क्वेश्चंस के लिए सॉल्व किया, ऐसे स्ट्रिंग मेथड होता है। स्ट्रिंग मेथड में क्या होता है, मान लो मेरे पास एक वर्ड है डॉटर, DAUGHTER, ठीक है, ऐसे कुछ भी आ सकता है, उसमें रिपीट भी कर सकते हैं। मैंने अभी एक सिंपल सा वर्ड लिया है जिसमें कुछ भी रेपिटेशन नहीं है। अब मैं अगर आपको बोलता हूँ, पहला पार्ट मैंने बोला कि भाई ये बताओ इससे 7 अल्फाबेट से कितने वर्ड्स बनेंगे, हाउ मेनी वर्ड्स, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। तो 7 के 7 अल्फाबेट्स को यूज करके कितने वर्ड्स बनेंगे, 7 फैक्टोरियल। अंडरस्टूड है? 7 के 7 अल्फाबेट्स को यूज करके कितने वर्ड्स बनेंगे हमारे पास, 7 फैक्टोरियल। क्लियर है ये? ठीक है। अब मान लो मैंने बोला कि भाई इसमें क्या करना है, वॉवल्स एक साथ होने चाहिए। वॉवल्स मतलब ये जो हमने वर्ड्स बनाए, इनमें से कितने ऐसे वर्ड्स होंगे जिसमें वॉवल्स आर टुगेदर, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग मेथड। ठीक है, वॉवल्स को क्या करना है, एक साथ रखना है। फिर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि वॉवल एक साथ नहीं है, फिर ऐसे बोलेगा सारे वॉवल एक साथ नहीं है, ऐसे करके इसमें क्वेश्चंस बनते रहते हैं। तो वही सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वॉवल्स आर टुगेदर कहने का मतलब है 7 अल्फाबेट का वर्ड चाहिए मुझे, 7 अल्फाबेट का वर्ड चाहिए जिसमें वॉवल एक साथ होने चाहिए। अब वॉवल कौन कौन है आपके पास, ए यू ई आपके वॉवल है, पता होगा ना, ए ई आई ओ यू वॉवल होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये हमारे पास 5 वॉवल होते हैं अल्फाबेट में। तो हमारे पास अभी फिलहाल कौन से हैं, ए यू ई है। तो इसको हम क्या करते हैं, एक बॉक्स में डाल देते हैं, और बाकी जो बचे हुए हैं DGHTR इसको बाहर कर देते हैं। तो ये बॉक्स में डालने का मतलब है मैंने इनको एक स्ट्रिंग से अटैच कर दिया है, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, ये तीनों वॉवल एक साथ चाहिए। मेरा कंसर्न क्या है, मेरे को नंबर ऑफ वेज निकालने हैं इसमें जिसमें ये तीनों वॉवल एक साथ होने चाहिए। मतलब ए यू ई जो है, इनकी जो स्ट्रिंग है ये नहीं टूटेगी, ये कहीं पे भी जाएंगे तो ये एक साथ ही जाएंगे। ये बात क्लियर होगी? अब ऐसा वर्ड कैसे कैसा बनेगा, ऐसा बन जाएगा DAUEGHTR, ऐसा बन जाएगा। ऐसा बन सकता है DAUE, और यहाँ ये भी शफल हो सकते हैं HTGR, ऐसा बन सकता है। और कैसा बन सकता है DH, और ये भी AUE भी सफल हो सकता है EUA, समझ गए ना, TGR, ऐसे करके शफल कोई भी कहीं पे भी हो सकता है। तो ये बट ये जो स्ट्रिंग है, अब ये हम अलग नहीं करेंगे। ये जो AUE वाली स्ट्रिंग है, इसको आप क्या करो, इकट्ठा कर दो। अब ये AUE को आपने इकट्ठा कर दिया, अब टोटल इसको एक वर्ड मान लो, मतलब अब ये बॉक्स एक वर्ड है, ये बॉक्स ही मान लो, इसको एक बॉक्स हो गया। तो टोटल कितने अल्फाबेट हो गए, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हो। तो ये 6 फैक्टोरियल वे से अरेंज होंगे। ये जो डब्बे के अंदर है ये आपस में अरेंज हो सकते हैं 3 फैक्टोरियल वे से। तो अगर मैं बोलता हूँ फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स formed by 7 alphabets such that all the vowels are together, तो आपका आंसर आएगा 6 फैक्टोरियल into 3 फैक्टोरियल। ये बात समझ आई, 6 फैक्टोरियल into 3 फैक्टोरियल क्यों किया? क्योंकि अब आपने AUE को सिंगल मान लिया है, मतलब एक सिंगल वर्ड मान लिया है या एक बॉक्स मान लिया है। अब वो सबके साथ मिलके कितने बना देगा, 6 डब्बे बना देगा। डी का भी एक डब्बा है, जी का भी, एच का भी, टी का भी एक, आर का भी, तो 6 बना दिए। अब ए यू आपस में शफल हो सकते हैं कितने वैसे, 3 फैक्टोरियल से। तो इसका आंसर आ जाएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। बताओ भाई, ये क्लियर होगी बात, सबको क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इसमें, ऑल क्लियर करते रहो भाई, पेंगुइन बनाते रहो जल्दी जल्दी।
चलो ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पार्ट आता है, ऑल दी वोवल्स आर नॉट टुगेदर। ऑल दी वोवल्स आर नॉट टुगेदर। अच्छा, अब इसका क्या मतलब होता है ऑल दी वोवल्स आर नॉट टुगेदर? इसका मतलब ये हो गया कि दो वोवल तो एक साथ आ सकते हैं बट तीनों एक साथ नहीं आ सकते। समझ गए? दो तो एक साथ आ सकते हैं बट तीनों एक साथ नहीं आ सकते। तो ऑल दी वोवल्स आर नॉट टुगेदर कहने का मतलब है ऐसा वर्ड आ सकता है ए यू DGHTRE, ऐसा आ सकता है, जिसमें AUE नहीं आ सकता क्योंकि उसने क्या बोला है, मेरे को सारे वोवल एक साथ नहीं चाहिए, अलग अलग भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, ऑल दी वोवल्स आर नॉट टुगेदर, मतलब सारे वोवल एक साथ नहीं होने चाहिए। ठीक है जी, ऑल दी वोवल्स आर नॉट टुगेदर। तो हम क्या करेंगे, इसको करने का तरीका बड़ा सिंपल सा है, टोटल माइनस ऑल दी वोवल्स आर टुगेदर, बाइजेक्शन से कर देते हैं, और हमेशा ऐसे ही करते हैं हम, टोटल माइनस ऑल दी वोवल्स आर टुगेदर। तो ये भी स्ट्रिंग मेथड का एक्सटेंशन है। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास 7 फैक्टोरियल माइनस ऑल दी वोवल्स आर टुगेदर, अभी भी हमने निकाला 6 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, सो ऑल दी वोवल्स आर टुगेदर का मतलब क्लियर हो गया, टोटल माइनस ऑल दी वोवल्स आर टुगेदर। वो उसको माइनस कर देंगे तो क्या होगा, वो वाले केस आ जाएंगे जिसमें सारे वोवल एक साथ टुगेदर नहीं है। थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड है मेरे पास, no two vowels are together, no two vowels are together। ठीक है, अच्छा, no two vowels are together कहने का क्या मतलब हो गया, इसका मतलब है कि कोई भी एक वोवल दूसरे वोवल के साथ नहीं होगा, तो इसको हम बोलते हैं गैप मेथड, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में यूज होंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अच्छा, गैप मेथड का क्या मतलब होता है, सुनना ध्यान से, no two vowels are together मतलब दो वोवल एक साथ नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है मेरे को ऐसा वाला तो जो ऊपर वाले थे वो तो नहीं चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, ए आ गया DGUHTRE। अब ये क्या हुआ, ये तीनों वोवल क्या क्या बैठे हुए हैं, अलग अलग बैठे हुए हैं। एक रो में देखना है ए और ई, ऐसा नहीं देखना कि सारे ए और ई एक साथ हैं, ए और ई तो दूर दूर है ना, सर्कल नहीं बनाना है इनका। समझ आ रहा है? तो सारे जो वोवल्स हैं, जो भी तीनों वोवल्स हैं, कोई भी दो एक साथ उसमें से नहीं होने चाहिए। नो टू वोवल्स आर टुगेदर करने का ये मतलब है, कोई भी दो वोवल एक साथ नहीं होने चाहिए। एक मिनट, टोटल 8 है क्या? हाँ, खुशी कह रही है 8 अल्फाबेट्स हैं, हाँ सॉरी, तो ये बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। हाँ 8 हैं, तो 8 अल्फाबेट्स हैं, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा 8 फैक्टोरियल। यहाँ पे कितना हो गया ये 1 2 3 4 5 6, ये सही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। अब ठीक है, अच्छा समझ आ गया, वो 8 आएगा बेटा क्योंकि 8 अल्फाबेट थे, मेरे को लगा 7 है। आगे बढ़ते हैं, नो टू वोवल्स आर टुगेदर मतलब अब मेरे को क्या करना है कि दो वोवल एक साथ नहीं होने चाहिए, तो मैंने क्या किया, जिनको आपको अलग अलग करना है ना उनको पहले बाहर लिख लो, बाकी हमारे पास कितने बच गए 5, जो बाकी होते हैं ना उनको पहले बैठा लेते हैं हम, DGHTR उनको बैठा लो। उनको बैठाने का मतलब क्या है कि भाई उनको हमने पहले फिक्स कर दिया, DGHTR को पहले हमने एक रो में बैठा लिया, तो अब जब 5 को बैठाते हैं तो हमारे पास 6 गैप बन जाते हैं। ठीक है, 6 गैप बन गए, DGHTR को जब बैठा दिया तो कितने गैप बन गए हमारे पास, 6 बन गए। कैसे, एक ये वाला गैप बन गया, यहाँ पे ए आ सकता है, यहाँ पे भी ए आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे ई भी आ सकता है, यू भी आ सकता है। समझ गए? तो 6 गैप बन गए। अब 6 में से मेरे को कितने गैप चाहिए, 3 चाहिए। 3 क्यों चाहिए, क्यों, मेरे पास 3 अल्फाबेट है ए यू ई, तो मैंने क्या किया 6C3 किया। 6C3 का क्या मतलब हो गया, 6C3 का क्या मतलब हो गया कि 6 में से मैंने 3 गैप सिलेक्ट कर लिए, सिलेक्टिंग 3 गैप्स out of 6 gaps, selecting 3 gaps out of 6 gaps। ये तो बात समझ आ गई होगी, 6 में से मेरे पास 3 सिलेक्ट कर लिए। ठीक है जी, 6 में से मैंने 3 सिलेक्ट कर लिए, हो गया जी।
अब 6 में से 3 सिलेक्ट कर लिए, उन तीनों पे मैं क्या करूंगा, ए यू ई को बैठा दूंगा। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ए बैठा दिया, यहाँ पे यू बैठा दिया, यहाँ पे ई बैठा दिया, तो आपका अल्फाबेट पता है क्या बनेगा, आपका अल्फाबेट बनेगा ए डी जी यू एच ई टी आर ऐसा। तो जो खाली गैप है उसको काउंट नहीं करना है कि भाई वहां पे कुछ आना चाहिए था। तो मैंने क्या किया, डी जी एच टी आर जब बैठाया तो 5 अल्फाबेट बैठा दिए, 6 गैप बन गए। 6 में से मैंने 3 को सिलेक्ट कर लिया, उस पे ए यू ई बैठा दिया, वो 3 अरेंज हो सकते हैं 3 फैक्टोरियल वे से। ये 5 जो बाकी बचे हुए डी जी एच टी आर ए 5 अरेंज हो सकते हैं 5 फैक्टोरियल वे से। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 63 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। बताओ भाई समझ आया नहीं समझ आया? सबको ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। ये हो गया मेरे पास क्वेश्चन नंबर 27 28। अब गैप के ऊपर ही क्वेश्चन है ये, ठीक है? इसका आंसर बताओ चलो। फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच 5 गर्ल्स, जिसको नहीं समझ आई इसमें समझ आ जाएगा गैप मेथड ना। 5 गर्ल्स एंड 5 बॉयज can be arranged in a row if no two boys are together. Find number of ways in which 5 girls and 5 boys can be arranged in a row if no two boys are together. तो नो टू बॉयज आर टुगेदर में आप क्या करोगे, पहले गर्ल्स को बैठा दोगे। गर्ल्स डिस्टिंक्ट होती हैं, ये ध्यान रखना है, बॉयज भी डिस्टिंक्ट होते हैं। तो हमारे पास 5 गर्ल्स को हमने पहले बैठा दिया। देखो जिसको अलग करना है उनको नहीं बैठाना है, उनको तो गैप में डालना पड़ेगा ना, तभी तो वो अलग अलग होंगे। तो पहले आप क्या करो, 5 गर्ल्स को बैठा दो। 5 गर्ल्स को बैठा दिया, कितने गैप बन गए, 1 2 3 4 5 6, 6 गैप बन गए। इन 6 में से बॉयज बैठेंगे, अब वो कहीं पे भी बैठ जाएंगे। इन 6 में से कहीं पे बैठाओगे ना, वो अलग अलग ही बैठेंगे फिर। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि एक बॉय यहाँ बैठा, एक बॉय यहाँ बैठा, एक बॉय यहाँ बैठा, एक यहाँ बैठा, यहाँ बैठा, तो बॉयज अलग अलग ही तो हैं, कोई भी 2 बॉयज एक साथ नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 6 में से 5 पोजीशन सिलेक्ट करेंगे बॉयज के लिए, उनको अरेंज करेंगे 5 फैक्टोरियल वे से। ठीक है, बॉयज को अरेंज करेंगे 5 फैक्टोरियल वे से और गर्ल्स को भी अरेंज करेंगे 5 फैक्टोरियल वे से। सो दिस इज द आंसर। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो आप। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? नेक्स्ट करो आप। फाइंड नंबर ऑफ वेज, जल्दी जल्दी कर दो भाई इसको। फाइंड नंबर ऑफ वेज in which 5 girls and 5 boys can be arranged in a row
if boys and girls are alternate. Find number of ways in which 5 girls and 5 boys can be arranged in a row if boys and girls are alternate. इसका आंसर बताओ भाई, क्या कर रहे हो? $240 is not the right answer. देखो अवनी का सही है, तुमने थोड़ा सा गलती कर दी। देखो मैं बताता हूँ, हाँ विधि तुम्हारा भी, चलो देखो इधर देखो, आपको क्या करना है, बॉयज एंड गर्ल्स को ऑल्टरनेट बैठाना है। मतलब अब क्या होगा, या तो बॉयज बैठेंगे B1 B2 B3 B4 B5, ये गर्ल्स बैठेंगे बट ऑल्टरनेट बैठेंगे। अब ऐसा नहीं गैप में नहीं, इनको गैप में नहीं बैठाना है। तो अब ऐसा होगा कि भाई G1 और मतलब कंसेक्यूटिव बैठने चाहिए ना, तो गैप नहीं लगा सकते, क्योंकि मान लो आपने गैप लगा दिया तो उसमें ऐसा हो जाता है कि 6 में से आपने मान लो G1 यहाँ बैठा दिया, तो ये तो गया कि गर्ल्स जो है वो बॉयज के गैप में बैठी हैं, ठीक है, बट इसमें ऑल्टरनेट नहीं होगा। तो इसमें बस यही पॉसिबिलिटी कि या तो ऐसे बैठे, तो ये कितने वे से, ये अपनी जगह पर कितने वे से अरेंज हो जाएंगे, 5 फैक्टोरियल वे से। गर्ल्स अपनी जगह पे कितने वे से अरेंज हो जाएंगी, 5 फैक्टोरियल वे से। इंटू 2 क्यों करेंगे, इंटू 2 हम इसलिए करेंगे क्योंकि आपकी एक केस हो सकता है कि रो जो है वो बॉयज से स्टार्ट हो, और एक केस हो जाएगा कि रो जो है वो गर्ल्स से स्टार्ट हो। समझ गए? तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे, 120 इंटू 120 इंटू 2, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई आप कर सकते हो। ठीक है, चलो आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं। आपका जो टेस्ट होगा उसमें जो भी हम थर्सडे तक कवर अप करेंगे पीएनसी उतना आएगा, और बायनोमियल थ्योरम आएगा जैसे मैंने बताया आपको। ठीक है, ऑल्सो आपको जो भी अभी कल या परसों में हम डाउट क्लास भी रखेंगे, तो उसमें आपके जो भी डाउट्स होंगे वो भी कवर अप कर लेंगे। तो आपके जो भी डाउट्स हैं मुझे भेज दो असाइनमेंट और मॉड्यूल में से। ठीक है, पीएनसी के जितना भी हो रहा है, जो नहीं हो रहा है ना उसको सोचना नहीं है। जैसे कुछ बच्चे कह रहे थे ये वाला क्वेश्चन नहीं हो रहा, अभी वो पढ़ा नहीं है, अभी तो पीएनसी स्टार्ट ही, अभी तो परमुटेशन कर रहे हैं बेटा, इसके बाद कॉम्बिनेशन ही बहुत बड़ा है, फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें इस चैप्टर में ना, बड़ा चैप्टर है, तो घबराना नहीं है। जितना भी आपको हो रहा है उतना करते रहो, बाकी जो भी डाउट्स हैं आप मुझे भेजते रहो। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, हैव अ गुड डे। कुछ और प्रॉब्लम आती है मुझे मैसेज करो।